हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का जो है यूपी एग्जाम पॉइंट पे स्वागत है। मैं सूर्यभान आप सभी को जो है आज पिछला जो वीडियो था वो जो है रासायनिक अभिक्रिया और उसमें रासायनिक समीकरण के बारे में समझा गया था और उसके आगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है हीट एंड ट्रायल मेथड को समझा गया था। आज हम लोग दोबारा हीट एंड ट्रायल मेथड को फिर से जो है रिवीजन करते हुए समझेंगे और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। चलो आगे हीट एंड ट्रायल मेथड को फिर से दोबारा रिवीजन लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि जो हीट एंड ट्रायल मेथड होता है वो भिन्न भिन्न पदों में पूरी होती हैं, जिसके कुछ पद जो है निम्न आपको बताए गए थे कि वो 6 पदों में पूरी होती है। पहला आपको पद बताया गया था, पहले स्टेप में आपको बताया गया था कि हम लोग जो है किसी अभिक्रिया में जो जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं पहले उनकी पहचान करते हैं। दूसरे स्टेप में आपको बताया गया था कि जो है वो अभिकारक और उत्पाद में वो तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित है उसको लिखते हैं। फिर तीसरे स्टेप में बताया गया था कि जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु भार ज़्यादा होता है उसको बैलेंस करेंगे। फिर आपको चौथे स्टेप में बताया गया था कि जो तीसरा स्टेप है जिस तरह से हमने बैलेंस किया था उसी तरीके से हम लोग चौथे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे वाले की तरह सभी एलिमेंटों को बैलेंस कर लेंगे। फिर पांचवें स्टेप में आपको बताया गया था कि जो है जो पहला एलिमेंट है या कहा जाए आवश्यकता अनुसार जितने भी तत्व होते हैं उनमें जो है वो किस अवस्था में परिवर्तित हैं या किस अवस्था में उपस्थित हैं उनके हम लोग चिन्ह लगाते हैं। और चौथी अवस्था जो लास्ट वाला जो स्टेप है छठवां स्टेप, उसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि जो परिस्थितियां होती हैं या जिसकी उपस्थिति में क्रिया होता है एरो के ऊपर उसको क्या करते हैं लिखा जाता है। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में हुई या विद्युत की उपस्थिति में होगी या जो है ताप की उपस्थिति में होगी, इन सबको लिखा जाएगा। हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से हीट एंड ट्रायल मेथड को फिर से दोबारा समझते हैं। जैसे बोर्ड पे लिखा गया समीकरण एक असंतुलित समीकरण है, इसको हम लोग संतुलित समीकरण में बदलेंगे किसकी सहायता से, हीट एंड ट्रायल मेथड की सहायता से। तो इसमें जो है पहला स्टेप कहता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं इनको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, N, H और बस यही 2 एलिमेंट आपके प्रेजेंस है, तो ये आपको लिखना है। फिर दूसरा स्टेप कहता है स्टेप 2 बताता है आपको कि जो अभिकारक है, अभिकारक में वो दोनों पदार्थ कितनी मात्रा में या सारे पदार्थ या कितने जो एलिमेंट हैं वो कितनी मात्रा में उपस्थित हैं और उत्पाद में कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, इनकी संख्या को हम लोग कॉलम में लिखते हैं। यहाँ पे जो LHS लिखा गया है वो आपको बता रहा है कि वह अभिकारक में ये दोनों एलिमेंट मतलब N और H कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, और RHS आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो NH3 है या उत्पाद जो बना है उसमें N और H कितनी मात्रा में उपस्थित है ये आपको बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए N जो है अभिकारक में कितनी मात्रा में उपस्थित है, 2 मात्रा में। फिर H कितनी मात्रा में है, 2 मात्रा में। और यहाँ पे N 1 मात्रा में और H कितनी मात्रा में है, 3 मात्रा में। अगला स्टेप आपको बताता है या कहा जाए तीसरे स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं कि जिसका परमाणु क्रमांक या जिसका परमाणु भार या जो ज़्यादा परमाणु वाला होगा उसको हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। मतलब इन दोनों में N और H में कौन सा ज़्यादा परमाणु वाला है, N। तो हम लोग इस समीकरण में पहले N को बैलेंस करेंगे।
तो रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो N है यहाँ पे 2 मात्रा में उपस्थित है और यहाँ पे सिंगल मात्रा में उपस्थित है। तो इस दोनों को बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ 2 से गुणा करा देंगे। तो ये दोनों जो है दोनों साइड में मतलब LHS और RHS में N की संख्या क्या हो गई, बराबर है। क्यों पहले N को ही लिया गया, क्योंकि N जो है ज़्यादा परमाणु वाला है। फिर अगले स्टेप में बताता है स्टेप 4। स्टेप 4 बताता है कि जो स्टेप 3 है उसी की तरह बचे हुए सारे एलिमेंटों को हमें बैलेंस करना है। तो N के बाद क्या बचा है, H, और H बचा है। तो दोनों में देख लेते हैं। यहाँ पे H जो है कितनी मात्रा में है, यहाँ पे 2 मात्रा में है और इधर 6 मात्रा में है। तो इन दोनों को बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने के लिए कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 3 से। 3 से जब गुणा कराओगे तो दोनों साइड कितने हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 से गुणा करा देना है ताकि जो है समीकरण बैलेंस हो जाए। ये जो है समीकरण अभी बैलेंस हो चुका है। आगे इसके स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 आता है, जिसमें बताया जाएगा आपको स्टेप 5 जो है बताता है कि जो एलिमेंट या पदार्थ किस अवस्था में प्रेजेंस है उसको जो है स्टेप 5 रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखो जो N2 है वो एक प्रकार का तत्व तो है, लेकिन वो क्या है, गैस अवस्था में उपस्थित है। और H भी क्या है, एक तत्व तो है, लेकिन वो किस मात्रा में है, किस में है, गैस अवस्था में है। और जो यहाँ पे NH3 है वो भी किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। गैस अवस्था के लिए जो है सिंबल क्या लगता है, एरो। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा जाएगा, गैस लिखा जाएगा और इसके बाद एरो का सिंबल लगाया जाएगा। आगे हम लोग स्टेप 6 की बात करते हैं। स्टेप 6 में क्या बताया जाता है कि यह जो अपक्रिया है किसकी उपस्थिति में हो रही है, या किससे क्रिया करने के बाद या किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे एरो के ऊपर में आपको लिखा जाएगा या तो जो है अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगी, या तो वैद्युत की उपस्थिति में होगी, या तो जो है ताप की उपस्थिति में होगी। इन सबको आपको जब दर्शाना होगा तो हम लोग एरो के ऊपर दर्शाते हैं। तो स्टेप 6 में यही आपको करना है। ये जो अपक्रिया होती है ताप की उपस्थिति में होती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है जैसे कोई भी अपक्रिया जो है अगर प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो वहाँ पे Hb का सिंबल लिखा रहता है, एरो के ऊपर लगा रहता है। अगर कोई भी अपक्रिया ताप की उपस्थिति में होती है तो वहाँ पर डेल का सिंबल लगाया जाता है। अगर कोई भी अपक्रिया किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तो वहाँ पे कैटलिस्ट लिखा जाता है। अगर कोई अपक्रिया जो है वैद्युत की उपस्थिति में होती है तो उस अपक्रिया के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस लिखा जाता है। तो ये जो अपक्रिया होती है ताप की उपस्थिति में होती है, इसीलिए एरो के ऊपर क्या लिखा जाएगा, केवल डेल का सिंबल बनाया जाएगा और बाकी पूरी की अपक्रिया वैसी की वैसी रह जाएगी। अब ये अपक्रिया जो है या कहा जाए ये समीकरण जो है पूरी तरीके से संतुलित माना जाएगा, वो भी किसकी सहायता से, हीट एंड ट्रायल मेथड की सहायता से। आगे हम लोग जो है बहुत सारे समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। ये हम लोग जो है अनबैलेंस समीकरण को बैलेंस करना सीखते हैं। सबसे पहले अनबैलेंस समीकरण को बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि RHS और LHS में कौन कितनी मतलब में, कौन मतलब एलिमेंट कौन कितनी मात्रा में उपस्थित है। सबसे पहले इसको हमें सीखना होगा, देखना होगा। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले Na और यहाँ पे Na देखा जाए कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है Na 3 मात्रा में उपस्थित है और यहाँ पे Na
कितनी मात्रा में है? एक मात्रा में है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 से गुणा करा देंगे। अगर 3 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे अन्य जो है 3 मात्रा में है, तो यहाँ पे अन्य जो है 3 मात्रा में हो जाएगा। लेकिन OH कितनी मात्रा में हो जाएगा? 3 मात्रा में। तो OH यहाँ पे है और यहाँ पे है। OH दोनों को तरफ बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा कराना पड़ेगा। जब हम लोग 3 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो जो K है वो भी कितना हो गया है? दोनों तरफ बैलेंस। ये समीकरण आपका पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। अब आगे चलते हैं दूसरे समीकरण पे। देखा जाए दूसरे समीकरण में हम लोग ध्यान देते हैं LHS और RHS में। पहले सबसे पहले mg लिखा है, यहाँ पे भी mg लिखा है, दोनों साइड mg लिखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो mg जो है एक दूसरे से बैलेंस है। फिर यहाँ पे अगला एलिमेंट ध्यान देते हैं f लिखा है और यहाँ पे f भी है, यहाँ पे भी f है। तो f को ही बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे f 2 मात्रा में है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 से गुणा करा दिया। अब जब 2 से गुणा करा दिया तो f की संख्या कितनी हो गई? 2। और Li की भी संख्या कितनी हो गई? 2। और दोनों तरफ ये दोनों एलिमेंट Li जो है 2 मात्रा में है, यहाँ पे भी 2 मात्रा में है। Li भी बैलेंस हो चुका है दोनों साइड और F भी बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा वाला रिएक्शन जो है कितनी आसानी से बैलेंस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे वाले पे। तो यहाँ पे देखा जाए RF, या कहा जाए ये RF नहीं RB है, और यहाँ पे भी जो RB है दोनों साइड कितनी मात्रा में है? सिंगल मात्रा में है। आगे बढ़ते हैं। फिर RB के बाद क्या लिखा है? NO3। NO3 जो है नाइट्रेट, यहाँ पे सिंगल मात्रा में प्रेजेंस है और यहाँ पे कितनी मात्रा में है? 2 मात्रा में है। तो 2 मात्रा में है तो दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 से गुणा कराना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 से गुणा करा दोगे तो NO3 दोनों साइड क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। लेकिन NO3 में यहाँ पे 2 से गुणा कराने के बाद जो RB है आपका वो 2 मात्रा में बढ़ चुका है। अब 2 मात्रा में यहाँ पे बढ़ चुका है तो यहाँ पे भी RB में कितने से गुणा कराना पड़ेगा? 2 से गुणा कराना पड़ेगा ताकि दोनों जो है बैलेंस हो जाए। और आगे देखा जाए तो इसमें क्या है? BE है और यहाँ पे BE है, दोनों क्या है? एक मात्रा में है, तो BE जो है दोनों बैलेंस हो चुके हैं। फिर अगला एलिमेंट जो है आपका F2 है, और F2 है तो यहाँ पे भी F कितनी मात्रा में है? 2 मात्रा में है। तो ये समीकरण पूरी तरीके से आपका बैलेंस हो चुका है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों साइड में सबसे पहले Ag लिखा है और यहाँ पे भी Ag लिखा है। दोनों साइड में Ag की कितनी मात्रा है? एक मात्रा है। तो ये आपका बैलेंस है। अगला एलिमेंट ध्यान देते हैं तो अगला आपका है नाइट्रेट है, NO3 है। तो यहाँ पे NO3 कितनी मात्रा में है? सिंगल मात्रा में। और यहाँ पे 2 मात्रा में। तो 2 मात्रा में है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा कराना पड़ेगा ताकि NO3 क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो NO3 के बैलेंस तो NH3 तो बैलेंस हो गया, लेकिन Ag क्या है आपका? वो अभी अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मात्रा में हो चुका है और यहाँ पे सिंगल ही मात्रा में है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 से गुणा कराना पड़ेगा। अब जब 2 से गुणा करा दोगे तो Ag भी दोनों साइड बैलेंस हो चुका है और NO3 भी दोनों साइड बैलेंस हो चुका है। लेकिन बचा क्या? Cu यहाँ पे कितनी मात्रा में है? 1 मात्रा में है और यहाँ पे भी 1 मात्रा में है। तो देखा जाए ये रिएक्शन आपका कितनी आसानी से बैलेंस हो चुका है। आगे हम लोग अगले वाले रिएक्शन पे बात करते हैं। अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। यहाँ पे देखा जाए C कितनी मात्रा में है? 1 और यहाँ पे 1। दोनों C जो है एक मात्रा में है तो दोनों तरफ बैलेंस है, C की मात्रा बैलेंस है। लेकिन अगला वाला क्या है? F है और F जो है कितनी मात्रा में है? 4 मात्रा में है। और यहाँ पे F कितनी मात्रा में है? 2 मात्रा में है। तो मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। मतलब यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा करा दें तो F क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा आपका। लेकिन आगे हम लोग F यहाँ पे बैलेंस हो चुका है और C बैलेंस हो चुका है। बचा क्या है आपका? Br2। अब Br2 बचा है तो दोनों साइड देखा जाए तो यहाँ पे Br2 कितनी मात्रा में है? 2 मात्रा में और यहाँ पे 4 मात्रा में।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे Br2 पे कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 2 से गुणा कराना पड़ेगा, ताकि आपका Br2 क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ये आपका समीकरण जो है पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। बैलेंस समीकरण की खासियत होती है जो RHS में एलिमेंट जितने उपस्थित होंगे, अगर LHS में उपस्थित एलिमेंटों की संख्या अगर बराबर होगी, मतलब अभिकारक में उपस्थित तत्वों की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या के बराबर हो जाती है, तो आपका वो समीकरण क्या होगा, बैलेंस समीकरण कहलाएगा। तो ये आपका बैलेंस हो चुका है इक्वेशन। अगले इक्वेशन पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले SCN लिखा है, SCN लिखा है, दोनों साइड हम लोग H की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे H जो है 2 मात्रा में है और यहाँ पे H कितनी मात्रा में है, सिंगल मात्रा में है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे H में कितने से गुणा करा दिए, 2, ताकि जो है दोनों साइड H की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो H के बाद क्या बचा, CN। यहाँ पे CN 2 मात्रा में है क्योंकि 2 से गुणा हुआ है, अभी 2 मात्रा में हो चुका है। यहाँ पे भी CN 2 मात्रा में है और बाकी सारी चीज़ें जो है Cu जो है यहाँ पे 1 मात्रा में है, यहाँ पे भी 1 मात्रा में है, SO4 1 मात्रा में है और यहाँ पे भी 1 मात्रा में है। तो आप देख सकते हो कि ये जो छठा नंबर का इक्वेशन था, ये भी आपका केवल एक ही जो है गुणज से गुणा करने पर क्या हो गया है, सॉल्व हो चुका है, पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। आगे हम लोग समीकरण या 7वें इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। 7वें इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है NF और यहाँ पे लिखा है Br2 और यहाँ पे है Na Br प्लस F2। तो देखा जाए Na यहाँ पे 1 मात्रा में है, यहाँ पे भी Na 1 मात्रा में है, दोनों साइड Na की संख्या बराबर है। तो अगला हम एलिमेंट लेते हैं F है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F2 लिखा है, मतलब एक साइड 1 है, दूसरे साइड 2 लिखा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से गुणा कराना पड़ेगा और जब 2 से गुणा करा देते हैं तो F के साथ साथ किसकी संख्या बढ़ गई, Na की भी संख्या बढ़ गई और Na की संख्या बढ़ने के साथ हमें Na को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो है पहले बैलेंस था, अब ये अनबैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए Na को कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 2 से गुणा कराना पड़ेगा। अब ये समीकरण 7 जो है, ये भी यह कहा जाए अप्रिया 7 जो है आपकी बैलेंस हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।